हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट? कैसा महसूस कर रहे हैं भाई आप? हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं? चलो बेटा शुरू करते हैं जल्दी से। सवाल नंबर 32। रेशियो चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, आखिरी पे हम पड़ाव पे चल रहे हैं। बोला है ये सवाल रेलवे का है। बोला है रवीश ने एक किताब का। गुड इवनिंग सब लोग आ गए। आज फ्राइडे है, आज इस वीक की लास्ट क्लास है। ठीक है जी, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो रेशियो की पहली शीट खत्म हो गई, रेशियो की दूसरी शीट आधी हो गई। अब इस शीट में लगभग 25 सवाल बाकी हैं और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश, राम नाम सत्य हो जाएगा। बोला है जी रवीश ने एक किताब का 4/5 भाग पढ़ा है, जबकि सोमा ने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा है जो वह पढ़ रही है। यानी कि दोनों अलग अलग किताब पढ़ रहे हैं, हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी किताबों के 120 पेज पढ़ने के लिए बाकी हैं। दोनों के पास कितने पेज पढ़ने के लिए बाकी हैं? 120 पेज पढ़ने के लिए बाकी हैं। तो पूछा है सोमेश ने रवीश द्वारा पढ़े गए प्रश्नों की संख्या कितना अंश पढ़ा है? सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पेजों का कितना हिस्सा पढ़ा है? देखो मेरे दोस्तों, दो लोग हैं, रवीश, एक है रवीश, एक है सोमा। दोनों के पास अलग अलग किताब है। रवीश हैज रीड 4/5 ऑफ ए बुक। रवीश ने एक किताब का 4/5 हिस्सा पढ़ लिया। 4/5 यानी कि किताब में टोटल अगर 5 पेज है, अगर किताब में टोटल 5 पेज है तो रवीश ने कितने पढ़ लिए? 4। जबकि सोमा ने उस बुक का 5/8 हिस्सा पढ़ा है जो वह पढ़ रही है। सोमा ने 5/8 बुक ही पढ़ी है जो वो पढ़ रही है, यानी कि सोमा ने 5/8 बुक पढ़ ली है। अगर टोटल 8 पेज है किताब में तो सोमा ने कितने पेज पढ़ लिए? 5 पेज पढ़ लिए। आगे ये बोला गया हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी किताबों के 120 पृष्ठ पढ़ने के लिए शेष है। बोथ हाउएवर हैव अनदर 120 पेजेस ऑफ देयर रेस्पेक्टिवली बुक रिमेनिंग टू बी रीड। यानी कि दोनों के पास 120 पेज बाकी हैं पढ़ने के लिए। दोनों के पास जो पेज बाकी हैं पढ़ने के लिए वो 120 हैं। हाउएवर बोथ हाउएवर हैव अनदर 120 पेजेस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बुक्स रिमेनिंग टू बी रीड। दोनों के पास अपनी अपनी किताबों का, रविश के 120 पेज बाकी है अपनी किताब का पढ़ने के लिए, सोमा के भी 120 पेज बाकी है अपनी किताब का पढ़ने के लिए। अब बताओ रविश ने 5 में से 4 पढ़ लिए तो कितने पेज बाकी हैं? 1। रविश ने 5 में से 4 पढ़ लिए तो कितने पेज बाकी हैं? 1। बताओ। तो माने 8 में से 5 पढ़ लिए तो कितने पेज बाकी हैं? 3। सवाल के अनुसार जो पेज बाकी है वो सेम होना चाहिए। भाई यहां 3 है या 1 गलत बात है, तो यहां भी 3 बना लेते हैं ना। भाई यहां 4 5 में 1 का गैप है, यहां भी 3 बना लेते हैं। 3 से गुणा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। यानी कि रवीश की पेज में, रवीश की किताब में अगर 15 पेज हैं तो 15 में से 12 पढ़ लिए तो रवीश के कितने बाकी हैं? 3। तो मैंने दोनों का सेम कर लिया। रवीश के भी 3 पेज बाकी हैं, सोमा के भी 3 पेज बाकी हैं पढ़ने के लिए, सेम बना लिया। बोला है सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पेजों का कितना अंश पढ़ा है? यानी कि मेरे दोस्तों रवीश की किताब में 15 पेज है, रवीश ने 15 में से 12 पढ़ लिए, 12। सोमा की किताब में अगर 8 पेज है तो सोमा ने 5 पढ़ लिए। तो सोमा ने रवीश का कितना पेज पढ़े? रवीश ने 12 पढ़े तो सोमा ने 5। यानी कि सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पेजों का 5/12 पढ़ा है। रवीश ने 12 पढ़े तो सोमा ने कितने पढ़े हैं? 5। तो सोमा ने रवीश का 5/12 पेज पढ़े हैं। ए ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल था जो रेल में पूछा गया था, और उससे भी अच्छा इसका लॉजिकल सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 33। बताइए जल्दी से क्या उत्तर है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई ये। ओके, एसएससी जीडी का पूछा हुआ है, 2023 का जीडी का सवाल पूछा है, बनाए। ठीक है, ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आया हुआ है। बैंकिंग में ये सवाल ज्यादा फेमस है, बैंकिंग में बहुत सारे सवाल ऐसे आए हुए हैं जी। मेरे दोस्तों पढ़ो और मुझे करके बताओ। बोला है किसी हॉस्टल का खर्चा, द एक्सपेंडिचर इन हॉस्टल इज पार्टली वेरिएबल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेस्ट बीइंग ए फिक्स अमाउंट। देखो हॉस्टल का जो खर्चा है वो पार्टली वेरिएबल है, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। बाकी जो है वो फिक्स अमाउंट है, बाकी फिक्स अमाउंट है। देखो हॉस्टल में दो तरीका खर्चा होता है, हॉस्टल में दो तरीका खर्चा होता है। एक तो होता है फिक्स खर्चा कि हॉस्टल में कोई रहे या ना रहे वो फिक्स है, होना ही होना है। जैसे हॉस्टल में झाड़ू लगनी है तो लगनी ही है, वो फिक्स खर्चा है। दूसरा खर्चा होता है जो वेरिएबल खर्चा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाओगे वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा। जैसे फैन का खर्चा, 100 स्टूडेंट रहेंगे तो 100 फैन चलेंगे, खर्चा ज्यादा होगा। कम स्टूडेंट रहेंगे तो कम पंखा चलेंगे, खर्चा कम होगा, बिल कम आएगा। तो हॉस्टल का खर्चा दो है, दो तरीके से, एक तो फिक्स खर्चा है और दूसरा खर्चा डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। ठीक है जी, आप बोलोगे आंसर। बाकी फिक्स खर्चा है। तो बोला है अगर 120 स्टूडेंट है हॉस्टल में तो खर्चा है 8400 रुपए, लेकिन अगर 150 स्टूडेंट है तो खर्चा है 10,000 रुपए। तो आपसे पूछा है 330 स्टूडेंट का खर्चा ज्ञात कीजिए, 330 स्टूडेंट का खर्चा बताओ। तो यहां पर दो इक्वेशन दे रखी है। तो मैंने मान लिया कि एक हॉस्टल का फिक्स खर्चा एफ है, फिक्स खर्चा जो एफ है, और पर स्टूडेंट का जो खर्चा है वो, पर स्टूडेंट का जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो पर स्टूडेंट का खर्चा आता है, जो पर स्टूडेंट का कॉस्ट है मेरे दोस्तों, वो मैंने मान लिया कि एक्स है, एक्स मान लेते हैं या वी मान लेते हैं। पर स्टूडेंट का जो कॉस्ट है वो मैंने वी मान लिया, जो पर स्टूडेंट का वेरिएबल कॉस्ट है वो वी मान लिया। बोला 120 छात्रों का खर्चा 8400 रुपए। देखो फिक्स खर्चा तो होना ही होना है। अगर एक स्टूडेंट का खर्चा वी है तो 120 का कितना होगा? 120 वी, यानी कि ये खर्चा हो गया 120 बालकों का 8400 रुपए, 8400 रुपीज। बात ही समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। बोला 150 छात्रों का खर्चा 10,000। देखो फिक्स खर्चा तो होना ही होना है। बाकी खर्चा ऐसा जो हर स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एक स्टूडेंट का खर्चा वी है तो 150 स्टूडेंट का कितना होगा? 150 वी, और फिक्स खर्चा तो हो ही रहा है। तो ये जो खर्चा होगा 150 बच्चों का टोटल कितना है? 10,000 रुपए के बराबर है, 10,000 के बराबर है। दो इक्वेशन दी हुई है, समझो जरा गौर से। ये लाइन ढंग से पढ़िए कि हॉस्टल का जो खर्चा है पार्टली वेरिएबल, वो वेरिएबल है, पार्टली वेरिएबल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ स्टूडेंट के। ठीक है, यानी कि मैंने मान लिया कि एक पर स्टूडेंट पे जो हम खर्चा करते हैं वेरिएबल वो बी है,
और बाकी खर्चा फिक्स अमाउंट है, फिक्स अमाउंट तो होना ही होना है। बाकी कुछ खर्चा ऐसा जो स्टूडेंट की संख्या पे डिपेंड करता है, 120 स्टूडेंट है तो 120 होगा, 150 स्टूडेंट है तो 150 भी होगा, टोटल 8400 और 10,000 दिया हुआ है। बोला कितना खर्चा आएगा अगर 330 स्टूडेंट हो, देखो फिक्स खर्चा तो होना ही होना है। एक बालक का खर्चा है वी, 330 स्टूडेंट का कितना होगा 330 वी। ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई। और देखो मैं इतना आसान तरीके से सवाल को करने का बताऊंगा जिसकी कोई हद नहीं। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं, अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं तो 150 में से 120 घटाएंगे, 30 स्टूडेंट का जो कॉस्ट है वो 1600 रुपए, 30 स्टूडेंट का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 1600 रुपए, 10,000 में से 8400 घटाएंगे 1600 रुपए, 30 स्टूडेंट्स का जो खर्चा है वो 1600 रुपए 30 स्टूडेंट्स का। मुझे ये निकालना है। देखो चाहे मैं पहले केस से निकाल सकता हूं, चाहे मैं दूसरे केस से छाप की है, मुझे ये निकालना है मेरे प्यारे, मुझे ये निकालना ही निकालना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुझे पता क्या, मुझे एफ प्लस 150 वी का मान पता है। मुझे ये पता है कि फिक्स खर्चा प्लस 150 स्टूडेंट का खर्चा 10,000 रुपए है। तो क्या ये जो 330 है, क्या जो 330 है, 330 को मैं ब्रेक करके नहीं लिख सकता? 150 जमा 180, 150 जमा 180 लिख नहीं सकता क्या मैं ब्रेक करके? क्या मैं ब्रेक करके लिख नहीं सकता 330 को? 150 जमा 180 330 होता है। मुझे ये वैल्यू पता है, मुझे वैल्यू पता है ऑलरेडी की वैल्यू 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। और क्या ये वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता ये वाली वैल्यू? अब बताओ 30 स्टूडेंट का खर्चा अगर 1600 है तो 180 स्टूडेंट्स का वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 180 का 6 से गुणा कर दो, 180 का कितना होगा? 6 से गुणा कर देंगे, 16 6 9600 रुपए, यानी कि 10,000 प्लस 9600 रुपए, तो आ गया बेटा 19,600 रुपए। तो 19,600 रुपए 330 स्टूडेंट का खर्च आ गया, जो कि हमारे पास यहां पर बी ऑप्शन एकदम ठीक बनता है और ये सवाल का ठीक आंसर भी है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? गजब का सवाल है, धीरे धीरे हमने आपको पढ़ाया, लगता है सभी को समझ में आया होगा। यानी कि बेटा मुझे सवाल में एफ का मान निकालना ही नहीं पड़ा। अगर मैं थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचूं, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 330 का मान पता लग जाएगा शिवांग जी। एफ का मान नहीं पता करना ना, एफ की वैल्यू नहीं निकाली, इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया। एक बार फिर से देखो जरा सवाल, ठीक है? धीरे धीरे मैंने आपको समझाया, फिर से देखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला टाइप। और बेटा अगला टाइप बड़ा शानदार है और अगले टाइप पर मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा। यस, अगला टाइप आएगा, अगले टाइप पर मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा जी। शानदार है। मिसलेनियस टाइप पर रिवर्स मेथड, अगला टाइप पर रिवर्स मेथड, यानी कि आप में सवालों को उल्टा सोचना है, रिवर्स क्वेश्चन। आपको सवालों को उल्टा सोचना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सवाल नंबर है 34 आपके सामने, 34 क्वेश्चन, 34वां सवाल आपके सामने है। बनाओ जी। पहले सवाल पढ़िए और आपने जरूर ऐसा सवाल देखा होगा, आपने जरूर ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। ए ट्रेन स्टार्ट्स विद फुल ऑफ पैसेंजर, एक रेलगाड़ी यात्रियों से खचाखच भरी है। ठीक है, एट फर्स्ट स्टेशन, पहले स्टेशन पर ट्रेन ड्रॉप्स 1/3 ऑफ पैसेंजर, पहले स्टेशन पर ट्रेन 1/3 पैसेंजर छोड़ देती है, 1/3 यात्री 1/3 पैसेंजर पहले स्टेशन पर उतर जाते हैं। ट्रेन में जितने लोग चढ़े हैं उसका 1/3 पहले स्टेशन पर उतर जाते हैं। एंड टेक्स इन 96 मोर, और 96 चढ़ जाते हैं। 1/3 यात्री उतर गए और 96 ट्रेन में और चढ़ गए। ये पहला स्टेशन पे हुआ। अगले स्टेशन पे 1/2 ऑफ पैसेंजर ऑन बोर्ड गेट डाउन, अगले स्टेशन पे आधे सवारी उतर जाती है अगले स्टेशन पे, और 12 नए पैसेंजर बोर्ड ऑन बोर्ड हो जाते हैं, 12 नए पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ठीक है, सवाल में ये बोला गया है, सवाल में बोला गया कि यदि अब रेलगाड़ी में 240 पैसेंजर हैं, यदि अब रेलगाड़ी में 240 पैसेंजर हैं, तो आपसे पूछा है कि बताओ रेलगाड़ी में शुरुआत में कितने पैसेंजर थे, रेलगाड़ी में शुरुआत में कितने पैसेंजर थे, शुरुआत में यात्रियों की संख्या कितनी थी। ये सवाल आपसे कहा गया है ना बेटे। सवाल को सुनना, आप इस सवाल को एक्स मान के भी कर सकते हो, एक्स मान के करने लगे तो शायद 5-10 मिनट में कर लो, 100 मान के भी मुश्किल है। देखो यहां पर 2 एक्शन हो रहे हैं। मुझे स्टार्टिंग की वैल्यू पूछी है, फाइनल वैल्यू मुझे दी हुई है। एक एक लाइन को देखो, बोला पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर जाते, पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर जाते, पहले पर 1/3 उतर जाते, 1/3 का मतलब 1/3। अगर पहले स्टेशन पर 3 यात्री थे तो 3 में से 1 उतर के 2 बचे, 3 में से 1 उतर के 2 बचे। अगर पहले स्टेशन पर 3 यात्री थे 3, तो 3 में से 1 उतर के 2 बचे, अब 2 बचे। लेकिन पहले स्टेशन पर 96 और चढ़ गए, ये दूसरा एक्शन शुरू हो गया, 96 पैसेंजर और चढ़ गए, 96 पैसेंजर और चढ़ गए। अगला स्टेशन आया, अगले स्टेशन पर आधे उतर गए, अगले स्टेशन पर आधी सवारी उतर जाती, आधी का मतलब 1/2, 2 सवारी हैं तो 2 में से 1 उतर जाती है, तो बचती कितनी है? 1 बचती है। जबकि 12 और नए आ जाते हैं, 12 पैसेंजर और नए आ जाते हैं, 12 पैसेंजर नए और आ जाते हैं, 12 पैसेंजर और नए आ जाते हैं, और अब यात्रियों की संख्या 240 हो जाती है। अब ट्रेन में सवार यात्री 240 हो जाते हैं, ट्रेन में सवार यात्री 240 हो जाते हैं। बताओ शुरुआत में कितने थे? तो यही एक्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है, यही एक्शन। पहले 1/3 उतरे, फिर 96 चढ़ गए, फिर अगले स्टेशन पे आधे उतरे और 12 चढ़ गए, अब 240 पैसेंजर हो गए। पूछा शुरुआत में कितने थे? देखो क्या गजब तरीका, सीधा मत करो सवाल, आखिर से सब कुछ दिया हुआ है, आखिर से सॉल्व करते हुए लाओ और उल्टा सॉल्व करो, उल्टा। भाई 12 पैसेंजर चढ़ने के बाद 240 हुए, आखिर में 12 नए यात्री सवार हुए और अब संख्या 240 हो गई। 12 पैसेंजर चढ़ने के बाद 240 हो गई है, तो पहले कितने रहे होंगे? 228। ये तो 228 ही रहे होंगे। 228 में 12 और चढ़ाओगे तब जाके 240 आएगा, 240 से 12 कम कर दिया। अगर 1 यूनिट के लिए 228 है तो 2 की वैल्यू कितनी है? 456, 456। आप बोलोगे हाँ सर 456। अब बताओ 96 पैसेंजर चढ़ने के बाद 456 है, 96 पैसेंजर चढ़ने के बाद 456 है, तो यहां कितने पैसेंजर रहे होंगे बताइए जल्दी से? 456 से 96 कम रहे होंगे मेरे दोस्तों, बोलो, यानी कि 360 पैसेंजर रहे होंगे। 360 में 96 पैसेंजर चढ़ाओगे तब जाके 456 होंगे। आप बोलो हाँ जी सर, यानी कि 2 की वैल्यू 360 है 180 टाइम्स, तो स्टार्टिंग में कितने पैसेंजर थे? 3। 3 की वैल्यू भी 180 गुना होगी, 3 की वैल्यू भी 180 गुना होगी 540, यानी कि स्टार्टिंग में ट्रेन में ऑन बोर्ड 540 यात्री सवार थे। ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन 540। बात खत्म।
तो मैंने सवाल को सीधा किया ही नहीं बेटा सॉल्व, मैंने तो सवाल को पीछे से सॉल्व किया और जो है स्टार्टिंग में ले आया। मजा आया करके? ये हिडन अप्रोच है, देखो किताबों में सॉल्यूशन में नहीं मिलेंगी। अब बताओ किताबों में नहीं समझाया जा सकता ये चीज, अगर हम किताबों में ये चीज देने लगेंगे तो बालक क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, बकवास है, बेकार किताब है, वो एक्स वाली दो। जबकि एक्चुअल सीखना ये है। यहां तो देखो ये थोड़ा आसान डाटा का है, अगर कैलकुलेटिव डाटा का सवाल भी आ जाए तो हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स मान के करते तो पागल हो जाते। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। अब और भी सवाल लेंगे, ऐसे और भी सवाल लेंगे। सवाल नंबर है 35, ये देखो मेरे दोस्तों, गजब का क्वेश्चन। सवाल नंबर 35 गजब का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और गांव में बड़े बूढ़े ऐसे सवाल पूछते थे, बड़े बूढ़े सवाल पूछते थे, बड़े बूढ़े। ठीक है, सवाल नंबर 35 देखो, गजब का सवाल है। ठीक है, इफ इट टेक्स 42 डेज फॉर ए पॉन्ड टू गेट फिल्ड विद रेन वाटर। बड़े देखो, ये पहेली है, सवाल नहीं है, ये पहेली है। 240 में से 12 कम करने के बाद ये पहेली है। गांव में बड़े बूढ़े पूछते थे, आज भी पूछते हैं। चित्रा और राजन कुमार का डाउट है, 228 केस आया। 12 पैसेंजर चढ़ने के बाद 240 हुए, 12 यात्री चढ़े जब जाके 240 हुए, तो पहले कितने यात्री रहे होंगे? 240 से 12 घटाओ 228, उल्टा सोचो, उल्टा। ध्यान सुनेगा बेटा, यदि किसी तालाब को बारिश के पानी से भरने में 42 दिन लगते हैं, 42 दिन, यदि पानी का लेवल हर दिन डबल हो जाता है तो 1/16 तालाब को भरने में, 1/16 तालाब को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत बेहतरीन। कैसे पूछते बड़े बूढ़े कि कीड़ा है, कीड़ा हर दिन अपने साइज का डबल हो रहा है। मैं पूछता हूं सवाल आपसे, कीड़ा है, एक कीड़ा हर दिन अपने साइज का डबल हो जाता है, डबल, और 15 दिन में वो फुल साइज का बन गया। 15 दिन में, तो बताओ कितने दिन, 15 दिन में वो फुल साइज का बन गया, बताओ कितने दिन में वो अपने साइज का आधा रहा होगा? सोचो। ये पहले पूछी किसी बड़े बूढ़े ने आपसे, तुम बड़े बूढ़े में रहे कहां हो, तुम तो छपरियों में रहे हो, कचरा है। ये कीड़ा है, एक कीड़ा जो है वो हर दिन अपने साइज का डबल हो जाता है। 15 दिन में पूरा अपना फुल साइज का हो गया, तो बताओ कितने दिन में वो अपने साइज का आधा था, फुल साइज का आधा था, कितने दिन में? अगर वो हर दिन साइज में डबल हो रहा है और 15 दिन में वो फुल साइज का था, तो 15 दिन से एक दिन पहले 14वें दिन वो आधे साइज का रहा होगा। 15 दिन से एक दिन जस्ट पहले 14वें दिन वो आधे साइज का रहा होगा कि नहीं? कि वो क्या हो रहा है, हर दिन डबल हो रहा है ना। राहुल पांचल जी ने बताया जैसे 7.5 दिन, इतना ही सिंपल कहानी होती तो तुम नहीं होते। कुछ लोगों ने तो आज तक ये पहली सुनी नहीं है, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात। यदि किसी तालाब को बारिश के पानी से भरने में 42 दिन लगते हैं, तालाब है और पानी का लेवल हर दिन डबल हो जाता है, हर दिन पानी का लेवल डबल हो जाता है। एक तालाब पूरा भरने में 42 दिन लगे, 42 डेज लगे, 42 डेज। पानी का लेवल हर दिन डबल हो जाता है, आज जितना पानी अगले दिन उसका डबल हो जाएगा। तो 1/16 तालाब को भरने में कितना समय लो? हर दिन पानी का लेवल डबल हो रहा है। अगर 42 दिन में पूरा भरा है तो एक दिन पहले आधा भरा होगा, एक दिन पहले आधा भरा होगा, उससे एक दिन पहले 1/4 भरा होगा, 1/4 आधा, उससे एक दिन पहले 1/4 का आधा 1/8 भरा होगा, 1/8, उससे एक दिन पहले 1/8 का आधा 1/16 भरा होगा, 1/16, यानी कि 42 से 4 दिन पहले, 1 2 3 4, 42 से 4 दिन यानी कि 38 दिन पर, 38वें दिन पर तालाब जो है वो 1/16 भरा होगा, 38वें दिन पर। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। लॉजिकली सोचो, यदि जो पॉन्ड है 42 डेज में कंप्लीटली फिल हो जाता है एंड वाटर का लेवल हर दिन डबल हो रहा है, तो 1 डे बिफोर हाफ रहा होगा, उससे 1 डे बिफोर हाफ का हाफ 1/4 रहा होगा, उससे 1 डे बिफोर और हाफ 1/8 रहा होगा, उससे 1 डे बिफोर 1/16, यानी कि 42 डेज से 4 डेज पहले, यानी कि 38 डेज में 1/16 भरा होगा। गजब का सवाल है, बड़े बूढ़ों के साथ कभी बैठ लिए होते तो आज ये सवाल कर लेते खुद। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 36। 42 डेज से अभिषेक मंडल 4 दिन पहले तो हो गया। एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही, एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही, और ये जो सवाल है ये बीपीएससी के पेपर में आया है मेरे दोस्तों, जो बिहार में पेपर हुआ था बीपीएससी का, बताओ बीपीएससी प्री के पेपर में बना है 2023, और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया, खतरनाक। बहुत ही अच्छा सवाल है, बनाए। सेम ही सवाल है बेटा, अगर आप गौर से देखो तो सेम ही सवाल है। एक आदमी एक टोकरी को अंडे से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन में जोड़े जाने वाले अंडों की संख्या टोकरी में पहले से मौजूद अंडों की संख्या के समान होती है। आप शुरू की 4 लाइन को पढ़कर मुझे यह बताओ कि इस लाइन का मतलब क्या है, मुझे यह बताओ पहले, बाकी सवाल बाद में करना, बाकी सवाल बाद में करना। बोला है ए मैन फिल्स ए बास्केट विद एग्स, एक आदमी एक बास्केट भरता है एग से, इन सच ए वे, इस प्रकार से, दैट नंबर ऑफ एग्स एडेड ऑन ईच सक्सेसिव डे, हर दिन वो अंडे जो ऐड कर रहा है बास्केट में वो सेम है जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो उस टोकरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। हर दिन वो टोकरी में उतने ही अंडे ऐड करता है जितने अंडे उस टोकरी में पहले से प्रेजेंट हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी कि मतलब समझो कि अगर टोकरी में एक अंडा है आज, तो अगले दिन एक ही अंडा ऐड करेगा, वो एक ही अंडा ऐड करेगा, तो अंडे कितने हो जाएंगे अगले दिन? 2। अगर आज टोकरी में 2 अंडे हैं, 2 एग्स हैं, तो वो 2 ही ऐड करेगा, तो कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 4 हो जाएंगे। फिर वो 4। अगर आज टोकरी में 4 एग्स हैं तो 4 ही एग्स ऐड करेगा, तो एग्स कितने हो जाएंगे? 8। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो हर दिन अंडों की संख्या को डबल कर रहा है, वो हर दिन अंडों की संख्या को, एक्स की संख्या को डबल कर रहा है। यह बात भी सीधी सीधी नहीं कही गई, यह बात भी घुमा फिरा के कही गई है। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब असली सवाल इसके आगे आ रहा है, यहां तक तो लैंग्वेज में पागल बनाया आपको, और पागल बन गई होगी आधी जनता,
पागल है वैसे जनता देश की हमारी, तो पागल बन गई होगी। स्क्वायर रेट डबल हो रहा है अनमोल जी, डबल, पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8। बोला इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भर गई? दिस वे द बास्केट गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 24 डेज। ये जो बास्केट है, जो एग्स की बास्केट है, ये कंप्लीटली 24 डेज में भर जाती है। तो पूछा कितने दिनों में बास्केट 1/4 फुल होगी, कितने दिनों में टोकरी 1/4 भरी होगी? आप बताओ, अगर पूरी बास्केट 24 डेज में भरी है और हर दिन अंडों की संख्या डबल कर रहे हैं, हर दिन अंडे डबल कर रहे हैं, तो एक दिन पहले 23वें दिन में बास्केट कितनी भरी होगी? इतनी भरी होगी। अगर हम हर दिन अंडों की संख्या को डबल कर रहे हैं, पूरी बास्केट 24 दिन में भरी है, तो 23 दिन में बास्केट कितनी भरी होगी? आधा भरी होगी, आधा, पूरे का आधा, आधा। यानी कि 22वें दिन में बास्केट कितनी भरी होगी? फिर 22 दिन में, एक दिन पहले आधे का भी हाफ, हाफ का भी हाफ, 1/4, यानी कि 1/4 बास्केट भरी होगी कितने दिन में? 22 डेज में। यही आपसे पूछा है, 1/4 बास्केट 22 दिन में भरी होगी। सी ऑप्शन आंसर था, सी। 6 नहीं है ऊषा कुशवाहा, बुद्धि को बेच के खा गए हो क्या तुम लोग? हाँ तुषार मिश्रा, पता नहीं कैसे वाले को यार तुम। अरे हर दिन अगर अंडे डबल हो रहे हैं, पूरी टोकरी 22 दिन में भरी है, तो डबल का मतलब आधे का डबल पूरा होता है, आधे का डबल पूरा होता है। अगर पूरी 22 दिन में भरी है तो आधे कितने दिन में भरी होगी? 22, सॉरी, पूरी टोकरी अगर 24 दिन में भरी है तो आधी कितने दिन में भरी होगी? 23 दिन में। और उसके एक दिन पहले और आधा रहा होगा, 1/4 भरेगी 22 दिन में। आगे चलते हैं, मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, स्टेप के आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 37 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 37, जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, सवाल नंबर 37। ठीक है, ये जो सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने, ये सवाल सीजीएल 2014 के मींस का है। सीजीएल 2014 के मींस का है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आज तक हम इस सवाल को करवाते हैं। ऐसा सवाल कैट के पेपर में भी आया है, ऐसा सवाल सीडीएस के पेपर में भी आया है। भारत में कोई ऐसा सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें यह सवाल ना आया हो। सवाल को करने के 2 तरीके बताऊंगा, सुनिएगा मेरे प्यारे भाई ध्यान से। ए जेंटलमैन डिसाइडेड टू ट्रीट ए फ्यू चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग मैनर। एक आदमी ने कुछ बच्चों को पार्टी देने का जो है डिसाइड किया कि भाई बच्चे के मोहल्ले में बालक है, मोहल्ले में बालक दिन भर मस्ती करते रहते हैं, इनको पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, इनको टॉफी खिलाएंगे, ये डिसाइड किया। लेकिन किस तरीके से वो टॉफी खिलाएगा बच्चों को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। He gives half of his total stock of toffee and 1 extra to the first child। है ना, एक आदमी ने मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठा करे और खूब सारी टॉफी ले आया, उनको टॉफी खिला रहा, जन्मदिन है उसका। लेकिन टॉफी खिला कैसे रहा है? वह टॉफियों का कुल स्टॉक का आधा हिस्सा और 1 टॉफी एक्स्ट्रा पहले बच्चे को देता है। पहले बच्चे को बुलाया, हाँ भाई इधर आ, हाँ इधर आ, आ इधर आ जल्दी से। उसने पहले बच्चे को बुलाया, तो पहले बच्चे को मेरे दोस्तों उसने आधी टॉफी दे दी, पहले बच्चे को उसने आधा स्टॉक दे दिया, आधा स्टॉक दे दिया पहले बच्चे को, ठीक है ना, आधा स्टॉक दे दिया। अब जो बची, जो टॉफी बची उसमें से एक और दी, आधा स्टॉक दे दिया, उसके बाद एक और दी, एक टॉफी और दी पहले बच्चे को। फिर दूसरे बच्चे के पास गया, फिर दूसरे बच्चे के पास गया, दूसरे बच्चे को बची हुई टॉफियों का आधा दिया along with 1 extra, और एक टॉफी और एक्स्ट्रा दी, यानी कि सेम किया। दूसरे बच्चे के पास गया, अब जितनी टॉफी बची है उसका आधा दिया और एक टॉफी एक्स्ट्रा दी, ठीक, एंड कंटिन्यू गिविंग अवे इन दिस फैशन। और इसी तरीके से वो देता है। फिर तीसरे बच्चे के पास गया, तीसरे बच्चे के पास गया, जितनी उसके पास टॉफी है उन टॉफियों का आधा हिस्सा दिया और एक टॉफी और दी, ठीक। His total stock exhaust after he takes care of 5 children। 5 बच्चों की पार्टी करवाने के बाद उसका स्टॉक खत्म हो गया। 5 बच्चों की दावत के बाद उसका स्टॉक खत्म, यानी कि 5वें बच्चे के बाद उसकी टॉफी की संख्या शून्य होगी, कोई टॉफी नहीं बची, सारा स्टॉक खत्म हो गया। तो पूछा है उसके पास कितनी टॉफी थी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में उसके पास कितनी टॉफी थी, आपसे पूछा गया है। अब सुनो, 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका है ऑप्शन से, कि भाई हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, एक तरीका तो एक्स मान के है कि माने स्टार्टिंग में एक्स टॉफी है, एक्स मानो, इक्वेशन बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, 5 बार इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 5 बार तक, पर सोल्व करो तो कभी ना कभी जिंदगी में आप कर ही लोगे, तो वो तो बेटा बेकार तरीका है। दूसरा तरीका है ऑप्शन से, कि जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। पहला लेते हैं जैसे 60, अगर मैं 60 टॉफी मानता हूं, 60, तो 60 में से क्या करा, पहले बच्चे को आधी दे दी 30, फिर एक और दे दी, फिर एक टॉफी और दी, बची कितनी 29, फिर दूसरे बच्चे को 29 का आधा देगा, और 29 का आधा तो दशमलव में चला जाएगा, दूसरे बच्चे को 29 का आधा, 29 का आधा तो दशमलव में, टॉफी दशमलव में तो देगा नहीं, तोड़ के तो देगा नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर बचा 64, 64, 64, अगर 64 मानते हैं तो पहले बच्चे को 64 का आधा दे दी 32, तो 32 बची, आधा दे दी 32, आधा बची, फिर एक और दी 31, एक और दे दी, अब 31 बची, 31 बची। अब दूसरे को 31 का आधा, 31 का आधा तो 15.5 होता है ना, अब 15.5 टॉफी तो दे नहीं सकता, तो ये आंसर भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। फिर ये 59 भी नहीं हो सकता। अगर 59 टॉफी है तो पहले बच्चे को 59 का आधा देगा, 59 का आधा क्या होता है, 59 का आधा होता है 29.5, अब 29.5 टॉफी तो देगा नहीं, टॉफी का मुंह से फोड़ के दे रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जब 3 आंसर गलत हो गए तो चौथा वाला आंसर सही है, और ये बेस्ट तरीका भी है करने का, ये बेस्ट तरीका भी है। अरे 59 कैसे हो जाएगा यार, 59 का आधा ही नहीं दे पाओगे तुम, कैसे हो सकता है 59 आंसर? राहुल पंचल, भाई राहुल तुम्हारी तो बुद्धि को बिल्कुल जंग लग गया है, वह बिल्कुल जंग लग गया, खुरचनी पड़ेगी बुद्धि। वो पहले बच्चे को जितनी टॉफी है, जितना उसके पास स्टॉक है, आधा देता है, फिर एक टॉफी एक्स्ट्रा देता है। और टॉफी डेसिमल में नहीं दी जा रही है किसी बालक को, टॉफी पूरी पूरी दी जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? तो ऑप्शन से ये चेक कर लिया मैंने। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, बेसिक से कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। हाँ अखिलेश कुमार, बेसिक से कैसे करेंगे वो देखो। बेसिक से अगर करना है तो उल्टा प्रोसेस सोचो, उल्टा प्रोसेस। देखो बेटा, पार्टी करने का उसने प्रॉमिस किया, वो हर बच्चे को, पहले बच्चे के पास आया, आधा स्टॉक दे दिया,
फिर एक टॉफी एक्स्ट्रा दी। अगर मैं उसका उल्टा प्रोसेस सोचूं, उल्टा प्रोसेस तो क्या होगा, उल्टा प्रोसेस सोचूं तो क्या होगा, एक टॉफी दी है तो यहां एक टॉफी लेनी चाहिए। अगर यहां आधा किया है, अगर यहां आधा किया है तो यहां डबल करना चाहिए। उल्टा प्रोसेस यही है, उल्टा प्रोसेस यही है बेटा। अगर मैं आपसे यहां पे उल्टा प्रोसेस पूछूं तो उल्टा प्रोसेस क्या यही है, क्या उल्टा प्रोसेस यही नहीं है? उल्टा प्रोसेस अगर मैं सोचूं तो यहां पे आधा किया फिर एक टॉफी एक्स्ट्रा दी, उल्टा सोचूं तो एक प्लस एक करना है, आधे की बजाय दुगना करना है, यही उल्टा प्रोसेस। 5 बच्चों की दावत करा के, 5 बच्चों की दावत करा के उसका स्टॉक खत्म हो गया, जीरो। पहले बच्चे के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास गया, 5 बच्चों की दावत कराने के बाद उसका कुल स्टॉक समाप्त हो गया, यानी कि जीरो टॉफी बची है ना। 5 बच्चे की दावत करा के उसके पास कितनी टॉफी बची है, जीरो। तो जब वो 5वें बच्चे के पास आया होगा, जब वो 5th बच्चे के पास आया होगा तो कितनी टॉफी होंगी, जीरो में एक जोड़ेंगे, एक, एक का दुगना दो। जब वो 5वें बच्चे के पास आया होगा तो दो टॉफी रही होंगी, दो में से आधा दे दिया, एक बची, एक और दे दी, दो की दो खत्म। 5वें बच्चे के पास आया होगा, दो टॉफी होंगी। जब वो चौथे बच्चे के पास आया होगा, चौथे बच्चे के पास, तो कितनी टॉफी रही होंगी जब वो चौथे बच्चे के पास आया होगा, दो में एक जोड़ेंगे, तीन, दो में एक जोड़ो तीन, तीन का दुगना करो छह, छह टॉफी रही होंगी, छह टॉफी रही होंगी। छह का आधा दे देगा तीन, फिर एक और दे देगा चार, छह में से चार दे देगा, दो बचेंगी। बिल्कुल सही हो रही है बात। जब वो तीसरे बच्चे के पास आया होगा तो कितनी टॉफी होंगी, छह में एक जोड़ेंगे सात, सात का दुगना करेंगे चौदह, चौदह रही होंगी, चौदह। जब वो दूसरे बच्चे के पास आया होगा कितनी टॉफी होंगी, चौदह में एक जोड़ेंगे पंद्रह, पंद्रह का दुगना करेंगे तीस, तीस रही होंगी। जब वो पहले बच्चे के पास आया होगा स्टार्टिंग में कितनी टॉफी रही होंगी, 30 में एक जोड़ेंगे 31 और 31 का दुगना करेंगे 62, 30 में एक जोड़ेंगे 31, 31 का दुगना करेंगे 62, यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास 62 टॉफी रही होंगी। और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। उल्टा सोचो और जल्दी से उत्तर निकालो। हाँ आशा कुमावत, बताओ क्या गजब का सवाल था। कितने लोगों को यह बात समझ में आई, कितने लोगों को यह सवाल समझ में आया। ऑप्शन भी बढ़िया मेथड है और रिवर्स मेथड भी बढ़िया मेथड है ना। दोनों तरीके मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का चीज तो है नहीं कि बहुत हल्की चीज है। एक और सवाल लेंगे ऐसा, सवाल नंबर 38, एक और सवाल लेंगे बेटे ऐसा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने यहां पर 38, 38 नंबर क्वेश्चन। एक और सवाल लेंगे 38 नंबर, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से। 38 नंबर, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ये सवाल यूपीएससी सीसेट के पेपर में आया है, यूपीएससी सीसेट के पेपर का है 2020 का। गूगल करोगे आपको सवाल मिल जाएगा सेम टू सेम। करो 38 नंबर सवाल, करे बेटा। ए हैड सम कॉइंस, ए के पास कुछ सिक्के हैं, वो आधे सिक्के और दो सिक्के बी को देता है, आधे सिक्के एंड टू मोर बी को देता है। फिर बी अपने आधे सिक्के और दो और सी को देता है, फिर सी अपने आधे सिक्के और दो और डी को देता है। द नंबर ऑफ कॉइंस डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। बोला गया है, बड़ी देखो यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी का कोई सड़क छाप पेपर का तो है नहीं। बोला द नंबर ऑफ कॉइंस डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। अब डी के पास जितने सिक्के हैं वो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, 10 के बाद 11 12 शुरू हो जाती है। तो आपसे पूछा है शुरुआत में ए के पास कितने सिक्के थे। इस सवाल में और पिछले सवाल में फर्क है, बहुत फर्क है इस सवाल में पिछले सवाल में। पिछले सवाल में एक ही आदमी था और वो एक ही आदमी बच्चों की दावत करवाता जा रहा है। यहां आदमी एक ना होकर चार हैं। ए सिक्के दे रहा है बी को, बी सिक्के दे रहा है सी को, और सी सिक्के दे रहा है डी को। ए बी को सिक्के दे रहा है, बी सी को सिक्के दे रहा है, सी डी को सिक्के दे रहा है। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मेरे प्यारे भाई डी के पास जो सिक्के हैं वो 10, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। और इस सवाल में हर बार एक्शन क्या हो रहा है, इस सवाल में हर बार एक्शन हो रहा है कि ए के पास कुछ सिक्के हैं, वो आधे सिक्के प्लस टू सिक्के बी को देता है। ए आधे सिक्के जो हैं क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, पहले आधे सिक्के दिए जाते हैं, पहले आधे सिक्के दिए जाते हैं, फिर दो सिक्के और दिए जाते हैं। ये सीधा प्रोसेस है, दो और दिए जाते हैं। तो अगर मैं उल्टा प्रोसेस देखूं, उल्टा प्रोसेस क्या होगा, पहले दो लिए जाएंगे मेरे दोस्तों वापस, फिर डबल किया जाएगा, फिर डबल किया जाएगा। उल्टा प्रोसेस ये होगा, अब यही होना चाहिए। 10 में से 2 घटाओ 8, 8 का दुगना 16, 8 का दुगना 16, यानी कि सी के पास कितने रहे होंगे, 16। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। सी के पास 16 सिक्के रहे होंगे, 16 का आधा दे दिया, 16 का आधा दे दिया, कितना बचा 8, 16 का आधा दे दिया 8, फिर दो सिक्के और दिए, तब जाके डी के पास 10 हुए, तब जाके डी के पास 10 हुए। सी ने करा क्या है, सी ने अपने आधे सिक्के दिए हैं प्लस दो सिक्के और दिए हैं, तब जाके डी के पास 10 हुए। जैसे सी के पास 16 हैं, सी के पास कितने 16, अब 16 का आधा कितना होता है, 16 का आधा 8 होता है। पहले डी को 8 दिए, पहले डी को 8 दिए, फिर दो सिक्के और दिए, दो सिक्के और दिए, तब जाके डी के पास 10 हुए। पहले आधे सिक्के दिए, फिर दो और दिए, तब जाके 10 हुए। तो उल्टा प्रोसेस करेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी बी के पास कितने सिक्के होंगे, पहले 16 में से 2 घटाओ 14, फिर 14 का दुगना 28, 28 रहे होंगे। ए के पास कितने सिक्के होंगे, पहले 28 में से 2 घटाओ 26, ये वाला देखना है रिवर्स प्रोसेस। 28 में से 2 घटाओ 26, 26 का दुगना 52, ए के पास 52 सिक्के रहे होंगे। 52 में से आधा आप दोगे 26, फिर दो सिक्के और दोगे, तब जाके बी के पास 28 सिक्के होंगे, तब जाके बी के पास 28 होंगे। तो सवाल का जो आंसर है वो डी ऑप्शन आएगा, 52। अलग लॉजिक है बेटा यहां पे प्रिया। ठीक है, सवाल को और गहराई से पढ़ो, और गहराई से। ठीक है, चलेंगे लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब इस टाइप पर। लास्ट सवाल जो सबसे मुश्किल सवाल रहने वाला है, ठीक है, सबसे मुश्किल सवाल रहने वाला है।
सवाल नंबर है आपके सामने 39, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। और ये जो सवाल है प्यारे बच्चे, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया है 2021 में, 2023 में नहीं 2021 में आया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में। सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो, जो बच्चे केवल प्री पास करना चाहते हैं, जो बच्चे सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमजोर हैं, कम पढ़ना चाहते हैं, वो इस सवाल को स्किप कर दें, ना पढ़ें। ठीक है, एक हाई लेवल का सवाल है, तो हाई लेवल बर्दाश्त करने वाले बच्चे ही पढ़ें। सर 10 कैसे आया? सवाल में दिया हुआ बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट आया करे तो सवाल पढ़ा करो। परेशानी क्या है कि आपको जो सा भी डाउट आता है आपने तुरंत कमेंट कर दिया, आपने तुरंत कमेंट कर दिया। नहीं, डाउट आए तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। डी के पास जितने सिक्के हैं वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। बताओ, 10 से छोटी संख्या बना सकते हो क्या आप? 2 अंकों की नहीं बना सकते। तो यहां से 10 आया है। सवाल में सीधा 10 नहीं बताया गया, यहां भी नंबर सिस्टम लगा दिया उसने जी। सवाल है बेटे यहां पर 39, जरा सवाल सुनिएगा, आपको फिर पता लगेगा। P, Q and R together have 180 candies among them। सवाल में कहा गया है, पहले पूरा सवाल पढ़ो ताकत से, ठीक है ना। P, Q and R together have 180 candies with them। P, Q और R के पास कुल मिलाकर 180 कैंडी हैं। कैंडी मतलब एक तरह की टॉफी होती है, 180 टॉफी है। फिर आगे एक एक स्टेप पढ़ना, एक एक स्टेप। P, Q और R के पास 180 कैंडीज हैं। P, Q और R प्रत्येक को उतनी ही कैंडी देता है जितना कि उनके पास पहले से है। जो P है, Q और R दोनों को उतनी उतनी कैंडी देता है जितनी उनके पास पहले से है। माना कि अगर Q के पास 5 कैंडी है तो Q को 5 ही दी जाती है, ये बोला गया है। इसके बाद R Q को आधी संख्या में कैंडी देता है जितनी Q के पास पहले से है। ठीक है, आगे क्या बोला है? और R P को उसके दुगनी कैंडी देता है जितनी P के पास पहले से है। R P को दुगनी कैंडी देता है जितनी P के पास पहले से है। अब उनमें से प्रत्येक के पास समान संख्या में कैंडी है। अब तीनों लोगों के पास कैंडी इक्वल है। P और R के पास स्टार्टिंग में जितनी कैंडी है उनका क्रम से रेशियो ज्ञात करें। भयंकर लेवल का सवाल। यहां तो एक्स वाई जेड भी नहीं मान सकते बेटा, यहां तो एक्स भी मान के काम ना चलेगा, 3 आदमी हैं तो ये सवाल एक्स मान के तो बेटे हो ही नहीं सकता। ये तो वही बच्चा कर पाएगा जो उसका दिमाग बहुत तेज चलता हो। यहां पर 3 एक्शन हो रखे हैं, 3 एक्शन हो रहे हैं। एक ग्रीन कलर है, एक येलो कलर में है, एक पिंक कलर में है। 3 एक्शन है, तीनों एक्शन को स्टेप बाय स्टेप देखो और उल्टा सोचो। यहां पर 3 एक्शन हुए, 3 कांड हुए, ऐसा समझ लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, और इन तीनों के बाद P, Q, R के पास कैंडियों की संख्या समान है। अब उनमें से प्रत्येक के पास समान कैंडी हैं। अगर टोटल 180 कैंडी हैं, 180 कैंडी को तीनों के पास बराबर करोगे तो कितनी कैंडी हो जाएंगी? P के पास भी 60 होंगी, Q के पास भी 60 होंगी, और R के पास भी 60 कैंडी होंगी। P के पास भी 60 होंगी, Q के पास भी 60 होंगी, और R के पास भी 60 कैंडी ही होंगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, P, Q, R तीनों के पास 60 कैंडी होंगी। लेकिन ये कब हुआ? इससे पहले की लाइन देखो, इससे पहले की लाइन पिंक वाली। R P को उससे दुगनी कैंडी देता है जितनी P के पास पहले से है। ये जो R है, R P को उतनी कैंडी देता है जितनी P के पास पहले से। Q को नहीं छेड़ा गया, Q को नहीं छेड़ना मुझे Q को नहीं छेड़ना, मुझे केवल P को छेड़ना, P और R को बोला है। ये जो R है, पिंक वाली लाइन देखो, R P को उतनी कैंडी देता है, उससे दुगनी कैंडी देता है जितनी P के पास पहले से। R P को उतनी कैंडी, उससे दुगनी कैंडी देता है जितनी P के पास पहले से। यानी कि अगर P के पास पहले 1 कैंडी थी तो 1 का डबल 2 दी गई, तब जाके P के पास कितनी हुई है? 60। तो बेटा P के पास पहले कितनी रही होंगी? 20 कैंडी रही होंगी। P के पास पहले 20 कैंडी रही होंगी, 20 का डबल 40 दी गई, तब जाके P के पास 60 कैंडी हुई। R P को डबल कैंडी देता है जितनी P के पास पहले से है। अगर P के पास पहले 1 कैंडी थी तो 1 का दुगना 2 दी गई, तो P के पास कितनी हो गई? 3। 3 की वैल्यू P के पास कितनी है? 60। तो स्टार्टिंग में कितनी कैंडी थी? 20। 20 कैंडी थी, 40 दी गई, डबल दी गई, 20 का डबल 40 दी गई, तब जाके P के पास 60 हुई। यानी कि P के पास पहले 20 कैंडी थी, 20 का डबल 40 दी, 20 का डबल 40 दी, तब जाके P के पास 60 कैंडी हुई। तो P के पास 20 थी, P के पास 40 कम, तो R के पास 40 ज्यादा। R के पास कितनी कैंडी रही होंगी? 100। योग तो 60 60 120 है, तो 20 100 120 ही रहना चाहिए, योग तो 120 ही रहना चाहिए दोनों का। Q को छेड़ा नहीं गया, Q के पास 60 ही कैंडी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, दिमाग लगाने वाला है, इतना दिमाग नहीं लगा सकते तो कोई जरूरत नहीं है सवाल करने की, हल्के सवाल कर लेना आप। ठीक है, अब इससे एक स्टेप ऊपर चलते, पीली वाली लाइन देखो, पीली वाली लाइन क्या कह रही है? R Q को उसकी आधी कैंडी देता है जितनी Q के पास पहले से है। ये जो बंदा R है, R Q को आधी कैंडी देता है जितनी Q के पास पहले से है। जो R है, Q को छेड़ रहे हैं हम, Q को छेड़ रहे हैं, P को छेड़ ही नहीं रहे हम, तो P को छेड़ ही नहीं रहे। P के पास 20 है, यहां भी 20 है। R Q को आधी कैंडी देता है जितनी उसके पास पहले से है। R Q को उसकी आधी संख्या में कैंडी देता है जितनी Q के पास पहले से। आधी का मतलब होता है 1/2। अगर Q के पास पहले 2 कैंडी थी, 2, तो 2 का आधा 1 दी गई। R Q को आधी संख्या कैंडी देता है जितनी Q के पास पहले से। अगर Q के पास पहले से 2 कैंडी थी तो 2 का आधा 1 दी गई। Q के पास कितनी हो गई? 3। जबकि Q के पास कैंडी है कितनी? 60। तो यानी कि Q के पास पहले कितनी रही होंगी? 40। Q के पास पहले 40 कैंडी रही होंगी, 40। Q के पास पहले 40 कैंडी रही होंगी, 40 का आधा 20 और दी गई, तब जाके Q के पास 60 हुई। 40 रही होंगी पहले, 40 का आधा 20 दी गई, तब जाके Q के पास 60 हुई। बात आई समझ में? यानी कि Q के पास 40 कैंडी थी, 20 कम, 60 से 40 20 कम है, तो यहां 100 से 20 ज्यादा 120 आएगा, है ना। टोटल तो 180 होना चाहिए, टोटल 180 है मेरे प्यारे में, है ना। टोटल 180, दोनों का सम 120, इनका जो है दोनों का 160, इनका सम 160। ओके, आप बोलोगे हाँ सर ये भी हो गया। अब सबसे पहले वाले एक्शन पे चलते हैं।
पी क्यू और आर दोनों को, पी क्यू और आर प्रत्येक को उतनी ही कैंडी देता है जितनी उनके पास पहले से है। ये जो बंदा पी है, ये जो बंदा पी है, ये क्यू और आर दोनों को उतनी उतनी कैंडी देता है जितनी उनके पास पहले से है। अगर पहले से एक कैंडी है तो एक और दी गई है, तब जाके उनके पास डबल हो गई है। ये जो बंदा पी है, क्यू और आर दोनों को प्रत्येक को उतनी ही कैंडी देता है जितनी उनके पास पहले से है। क्यू के पास अगर 40 है तो पहले 20 रही होंगी, क्यू के पास पहले 20 रही होंगी, 20 और दी गई तब जाके 40 हुई। आर के पास 120 है तो पहले 60 रही होंगी, आर के पास 120 है तो पहले 60 रही होंगी, 60 में 60 और दोगे तब 120 हुई। क्यू ने आर को उतनी कैंडी दी है जितनी पहले से है। अगर पहले से 60 रही हैं, पहले 60 ही, तो 60 और दी तब जाके आर के पास 120 हुई है। तो पी के पास कितनी कैंडी रही होंगी? 60, 20, 80 और 100, 180। यानी कि पी के पास कैंडी रही होंगी स्टार्टिंग में 100, पी के पास 100। आपसे पूछा पी और आर के पास स्टार्टिंग में जो कैंडी थी उनका रेशियो। पी के पास स्टार्टिंग में 100 कैंडी थी, आर के पास 50, आर के पास 60 थी। इनका रेशियो पूछा है 100 रेशियो 60 आ जाएगा, 20 पंजे 100, 20 या 60, 5 रेशियो 3। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 5 रेशियो 3। गजब का सवाल। भयंकर लेवल का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। वो तो हाइट एंड डिस्टेंस के बाद खत्म हो जाएगा विशाल जी। अगला टाइप देखो, ये थोड़ा अच्छा टाइप था। 6 सवाल हुए इस टाइप पे, 1 2 3 4 5 6। आपके सोचने का प्रोसेस डेवलप हुआ। आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों। अगला टाइप, और इस टाइप के यहां पर 2 क्वेश्चन है। इस टाइप के यहां पर 2 सवाल हैं, 40 और 41। ये टाइप ऐसा है जो ऑप्शन से सॉल्व करें तो ही जल्दी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलो ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 40 बोला है, मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर हैं, उनके पास अपने खर्चे के लिए 900 रुपए। अगला टाइप है। आज की क्लास का कौन सा टाइप है बेटा? ये 1 2 चौथा टाइप। आज की क्लास का 4th टाइप हम पढ़ रहे हैं। 2 क्वेश्चन होंगे। बोला मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर हैं, है ना। मिस्टर अंकित गए सियाचिन, वहां से लाए बीन। तो मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर हैं, उनके पास अपने खर्चे के लिए 900 रुपए। तो 900 रुपए वो लेके गए खर्चे के लिए, मोटा अमाउंट लेके गए हैं पैक भर के। यदि वह अपने दौरे पे अपनी पिकनिक पे 4 दिन ज्यादा रुकते हैं, यदि वो अपने दौरे पे अपनी पिकनिक पे 4 दिन ज्यादा रुकते हैं, 4 दिन ज्यादा छुट्टी मनाते हैं, तो उन्हें अपने डेली का खर्चा 2.5 रुपए कम करना पड़ेगा। उन्हें अपने डेली का खर्चा 2.5 रुपए कम करना पड़ेगा। तो पूछा है मिस्टर अंकित कितने दिन के लिए दौरे पर हैं। मिस्टर अंकित कितने दिन के लिए टूर करने गए हैं, कितने दिन के लिए गए घूमने के लिए, आपसे पूछा है। तो सवाल को 2 तरीके बताऊंगा, 2 तरीके से। पहला तरीका है बेसिक मेथड, पहला है बेसिक मेथड एक्स मान के, कि भाई माना मिस्टर अंकित एक्स दिन के लिए टूर मनाने गए, माना मिस्टर अंकित एक्स दिन के लिए घूमने गए। कितने दिन के लिए घूमने गए? एक्स दिन के लिए घूमने गए, एक्स दिन के लिए। ठीक है, माना मिस्टर अंकित एक्स दिन के लिए घूमने गए, एक्स दिन के लिए। ठीक है, ओके। कितना खर्चा लेके गए? 900 रुपए। कितना खर्चा लेके गए हैं? 900 रुपए वो लेके गए, 900 रुपीज लेके गए, 900 रुपए, 900 रुपए लेके गए। आप बताओ, अगर मिस्टर अंकित 4 दिन ज्यादा रुकते हैं, एक्स दिन के लिए घूमने गए, अगर वो 4 दिन ज्यादा रुकते हैं, एक्स की बजाय एक्स प्लस 4 दिन रुकते हैं, एक्स की बजाय अगर वो एक्स प्लस 4 दिन रुकते हैं, 4 दिन ज्यादा रुकते हैं, तो उन्हें डेली का खर्चा 2.5 रुपए कम करना पड़ेगा। रुपए तो आज भी 900 ही है, 900 ही रुपए लेके गए, वो रुपए थोड़ा ना बदल जाएंगे। 900 रुपए लेके गए, 900 रुपए लेके गए हैं एक्स दिन का टूर बनाने, 900 रुपए लेके गए हैं एक्स दिन के लिए। तो बताओ एक दिन का खर्चा कितना है? पर डे का खर्चा कितना होगा? 900 बटे एक्स होगा कि नहीं? पर डे का खर्चा, पर डे का खर्चा मेरे दोस्तों 900 बटे एक्स होगा। सपोज आप 1000 रुपए लेके जाओ घूमने गोवा, 1000 रुपए गोवा लेके जाओ आप, और पर डे का खर्चा आए वहां पे 200 रुपए, तो कितने दिन घूमने के लिए जाओगे? 5 दिन के लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई। या फिर मैं कहूं कि आप सपोज 1000 रुपए लेके जाते हो, 1000 रुपए आप लेके जाते हो 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो एक दिन का कितना खर्चा करोगे? 200 रुपए। तो वही मैंने यहां पे किया कि भाई आप एक्स दिन घूमने गए हो, 900 रुपया लेके, 900 रुपए लेके घूमने गए हो एक्स दिन, तो एक दिन का खर्चा कितना होगा? 900 बटे एक्स रुपए, 900 बटे एक्स रुपए एक दिन का खर्चा है। लेकिन अब आप 4 दिन ज्यादा रुकने लगे, आपकी मिसेज बोली भाई मजा आ रहा है, यहां पे रुकेंगे 4 दिन और, यहां पे रुकेंगे और मगरमच्छ खाएंगे। तो 900 रुपया में अब आपको कितने दिन रुकना है? 4 दिन ज्यादा रुकना है, एक्स प्लस 4 दिन रुकना है। तो अब आपका एक दिन का खर्चा कितना होगा? 900 बटे एक्स प्लस 4। अब आपका एक दिन का खर्चा 900 बटे एक्स प्लस 4 होगा। पहले एक दिन में खर्चा इतना था, अब एक दिन का खर्चा ये है ना। टोटल रुपए को दिनों से भाग दे दिया, बोला डेली खर्चा 2.5 रुपए कम हो गया, डेली का खर्चा 2.5 रुपए कम हो गया। अब जो खर्चा है वो पहले से 2.5 रुपए कम हो गया, अब जो खर्चा है वो पहले से 2.5 रुपए कम हो गया, इसमें से घटाएंगे 2.5। अब जो खर्चा है वो पहले से, अब जो डेली का खर्चा है वो पहले से 2.5 रुपए कम है, इसमें माइनस करेंगे तो 2.5 आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो आपके सामने स्टूडेंट बन गई ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, यहां एलसीएम लेंगे, एलसीएम वगैरह लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे दोस्तों आपका आंसर आएगा, यहां से एलसीएम लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो। आप 15-20 दिन में कर लोगे, ये बेसिक है। लेकिन बेसिक मेरे दोस्तों कतई नहीं करना। अगर बेसिक के चक्करों में पड़ गए तो नौकरी भी बेसिक वाली लगेगी, भीख मांगने वाली। हमेशा ऐसे सवाल को ऑप्शन से टरकाने की कोशिश करो। देखो मेरे प्यारे, ऑप्शन से देखो कि भाई साहब पूछा क्या, मिस्टर अंकित कितने दिन के लिए गए? 36 दिन के लिए। मिस्टर अंकित 36 दिन के लिए गए, 4 दिन ज्यादा रखोगे तो कितने दिन रुकोगे? 40 दिन। अगर ये ऑप्शन ठीक मानता हूं, 45 दिन के लिए गए तो 4 दिन ज्यादा रखोगे तो कितने हो जाएंगे? 49 दिन। 30 दिन के लिए गए, 4 दिन ज्यादा रखोगे तो कितने दिन हो जाएंगे? 34 दिन। 25 की वजह 4 दिन ज्यादा रखोगे तो कितने दिन हो जाएंगे? 29 दिन। ये आंसर आ गया देखते ही। आप बोलोगे सर कैसे? एक बार बताओ, राइट साइड में कितनी प्यारी वैल्यू है 2.5। ये 2.5 जो है कितनी प्यारी वैल्यू है, कितना आसान सा नंबर है। देखो जब भी आप प्राइम नंबर से भाग देते हो, जैसे आप 900 को भाग देने लगो 49 से, क्या 949 से भाग होगा? नहीं भाग होगा, भाग हो ही नहीं सकता। तो जिस ऑप्शन में बटे में सड़ा हुआ प्राइम नंबर आ जाए वो नहीं हो सकता। जैसे मैंने ये वाला आंसर मान लिया, 45 वाला आंसर मानता हूं, तो आप 900 रुपए लेके गए, 45 दिन के लिए खर्चा होगा। अब आप 49 दिन रखोगे तो 900 रुपए में 49 दिन खर्चा करोगे,
ये आएगा। तो क्या 900 को 49 से भाग दे सकते हैं? क्या आप 900 को 49 से भाग दे सकते हो? भाग जाएगा ही नहीं। जब भाग जाएगा नहीं तो घटा के कभी ढाई आएगा ही नहीं, घटा के कभी ढाई आएगा ही नहीं। तो ऐसे ऑप्शन जहां बटे में सड़ा हुआ प्राइम नंबर आ रहा हो, 49 में 7 छुपा होता है, वो हम इग्नोर कर देते हैं। 34, 900 को 34 से भाग दोगे, 34 में 17 आता है, 17 सड़ा हुआ नंबर है, 917 को भाग ही नहीं देगा, आंसर ही नहीं है। 929 से भाग होता ही नहीं, 29 सड़ा हुआ नंबर है, आंसर हो ही नहीं सकता। अकेला यही ऑप्शन ऐसा है जो 936 से भी भाग हो जाएगा, 40 से भी, यही अकेला आंसर हो सकता है। 36 40 दोनों से आसानी से कट जाएगा कि भाई अगर वो 900 रुपए लेके गया 36 दिन के लिए, तो एक दिन का खर्चा कितना करेगा? 36 दूनी 72, 18, 36 पंजे 125, एक दिन का खर्चा करेगा 25 रुपए। मिसेज बोली खाएंगे टेस्टी मगरमच्छ, रुकेंगे 4 दिन और, तो 40 दिन अगर वो रुकेगा तो कितना खर्चा करेगा एक दिन में? 90/4 22.5 रुपए। तो खर्चा पहले 25 रुपए था, एक दिन का 22.5 रुपए, तो एक दिन का खर्चा कितना कम हो गया? 2.5 रुपए कम हो गया। सेटिस्फाई कर रहा है, तो अकेला यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा ए। तो जिस ऑप्शन में बटे में सड़ा हुआ नंबर आ जाए वो ऑप्शन कतई हटा दो, आसान सा ऑप्शन पिक करो। 29, 11, 13, 17 ये सब भाग करने में बहुत परेशानी करा करते हैं, इनको हटाओ। एक और सवाल ऐसा ही लेंगे, एक और सवाल लेंगे बेटा ऐसा ही 41वां बनाए। सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स और परचेज फॉर 840 रुपए बोला है। 840 रुपए में कुछ बॉल खरीदी गई। प्रत्येक गेंद के 5 रुपए सस्ता हो जाने पर 3 और गेंद को उसी धनराशि में खरीदा जा सकता है। 840 रुपए में कुछ बॉल खरीदी गई। अगर बॉल 5 रुपए सस्ती हो जाए, 5 रुपए सस्ती हो जाए, तो 3 और गेंद उसी पैसे में खरीदी जा सकती है, 3 और बॉल खरीदी जा सकती है। तो पूछा गया खरीदी की गेंदों की संख्या क्या है? खरीदी की गेंदों की संख्या क्या है? अगर बॉल 5 रुपए सस्ती हो जाए, कीवर्ड्स है, ये सवाल का मीन है। अगर हर बॉल 5 रुपए सस्ती हो जाए तो 3 बॉल एक्स्ट्रा खरीदी जा सकती है 840 रुपए खर्च करके। 840 रुपए में हमने कुछ बॉल खरीदी, अगर हर बॉल 5 रुपए सस्ती हो जाए तो 3 और एक्स्ट्रा बॉल मिल जाएंगी उसी पैसे 840 में। तो पूछा है खरीदी गई बॉलों की संख्या। अगर पहले 15 बॉल खरीद रहे थे तो अब 3 बॉल एक्स्ट्रा मिल जाएंगी 18, है ना। 24 में 3 बॉल एक्स्ट्रा मिल जाएंगी 27, 28 में 3 बॉल एक्स्ट्रा मिल जाएंगी 31। पहले अगर 21 बॉल थी, अगर पहले 21 बॉल खरीद पा रहे थे, अब हर बॉल 5 रुपए सस्ती कर दी, हर बॉल 5 रुपए सस्ती कर दी, तो 3 बॉल एक्स्ट्रा मिलेंगी 24। बताओ 840 15 से तो भाग होता है, 18 से भाग नहीं होता, आंसर नहीं है। 840 24 से तो भाग होता है, 27 से भाग नहीं होता, आंसर नहीं है। 840 28 से तो भाग होता है, 31 से नहीं होता, आंसर नहीं है। यही आंसर है, यही आंसर है डी, यही आंसर हो सकता है। 840 रुपए है हमारे पास, पहले हम 21 बॉल खरीदते थे, पहले 840 में 21 बॉल खरीदते थे, एक बॉल 40 रुपए की। अब 840 में 24 बॉल खरीदते हैं, 24 बॉल, तो एक बॉल कितने की है? एक बॉल कितने की है? 24 दिया 72, 12 24 5 120, एक बॉल है 35 रुपए की। पहले एक बॉल 40 रुपए की थी, अब एक बॉल 35 रुपए की, तो एक बॉल कितनी सस्ती? हर बॉल 5 रुपए सस्ती होगी, 5 रुपए सस्ती होगी। सेटिस्फाई हो रहा है, डी ऑप्शन आंसर। इतनी बढ़िया मैं आपको अप्रोच सिखाता हूं सवालों को सॉल्व करने की, गजब की। सर बॉल इनिशियल जितना परचेज किया, खरीदी के गेंदों की संख्या का पता लगाएं। हाँ, इनिशियल वैल्यू दी जाती है बेटा, ये तो हाइपोथेटिकल है कि प्रत्येक गेंद के सस्ता होने पर। ठीक है, टाइप समाप्त, है ना। 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने इस टाइप पे, 2 क्वेश्चन बहुत हैं। समझने वाला आदमी 2 में भी समझ जाएगा, और ना समझने वाला तो आपको पता ही है भाई, कितना भी कर लो ना समझे। अगला टाइप, अगला टाइप है 42 नंबर, अगला टाइप आज की क्लास का 5वां टाइप, और इस टाइप के भी 2 सवाल होंगे। आज की क्लास का 5th टाइप, और इस टाइप के भी 2 सवाल होंगे यहां पर, बताएं। दोनों ही सवाल आपके सामने जो मैं करवाऊंगा, दोनों ही क्वेश्चन 2018 के मेंस के पेपर में पूछे गए हैं, सीजीएल में। ये भी और इससे अगला भी, दोनों ही मेंस के सवाल हैं। चलो, माना ए बी और सी इस तरह की फ्रैक्शन है कि ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी। ए बी सी 3 भिन्न है, ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी सबसे ही बड़ा है। बोला है यदि सी ए के द्वारा भाग दिया जाता है तो रिजल्ट 5/2 आता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इफ सी इज डिवाइडेड बाई ए द रिजल्ट इज 5/2। यदि सी को ए से भाग दिया जाता है, एबीसी फ्रैक्शन है, अगर सी को ए से भाग देते हैं तो भाग देने पर 5/2 आता है, रिजल्ट 5/2 आता है भाग देने पर। विच एक्सिड्स बी बाई 60/4, विच एक्सिड्स बी बाई 60/4, जो बी से 60/4 अधिक है। देखो ये जो विच है ना, ये नियरेस्ट संख्या के लिए आता है। ये विच किसके लिए आया? 5/2 के लिए। ये जो किसके लिए आया? 5/2 के लिए। जब हम सी को ए से भाग देते हैं तो 5/2 आता है, और ये जो 5/2 है ये बी से 7/4 अधिक है। ये जो 5/2 आया है ना, 5/2 क्या है बेटा? ये जो 5/2 आया है ये बी से 7/4 ज्यादा है। जब हम सी को ए से भाग देते हैं, जब हम सी को ए से भाग देते हैं तो 5/2 आता है, और ये जो 5/2 है ये बी से 7/4 ज्यादा है, बी से 7/4 अधिक है। तो क्या मैं यहां से बी का मान नहीं निकाल सकता? क्या मैं यहां से सॉल्व करके बी का मान नहीं निकाल सकता? कोई भी निकाल लेगा बी का मान। अब अगर यहां /4 है तो यहां भी /4 बना लो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। 5/2 को क्या लिख सकते हो? 5/2 को लिख सकते हो 10/4, 10/4। ये उधर आएगा, उधर आएगा 10/4 माने 7/4, 3/4। तो बी का मान 3/4 आएगा। बी का मान कितना आ गया मेरे दोस्त? तो बी का मान 3/4 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। तो यहां से बी का मान पता लग गया। बोला है यदि a प्लस बी प्लस सी एक सही 11/12 है, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो मेरे दोस्तों, यहां से सवाल में a प्लस बी प्लस सी क्या दिया है? a प्लस बी प्लस सी दिया है, एक सही 11/12, 12 में 12 कम 12,
12 में 11 जोड़ेंगे 23/12। तो a प्लस बी प्लस सी 23/12 दिया है, आपसे पूछा सी माइनस ए क्या होगा, सी माइनस ए पूछा है। तो बेटे बी का मान 3/4 है, यहां से बी का मान कितना है, बी का मान 3/4 है, 3/4 रख दो, बी का मान 3/4 रख दो, 3/4 वैल्यू उधर चली जाएगी, बी का मान 3/4 रख दो उधर जाएगा, तो 23/12 माइनस 3/4, 23/12 माइनस 3/4 आ गया। बी का मान 3/4 है, 3/4 रख दो उधर चला जाएगा। अब यहाँ 23/12 है या 3/4 है, बी की जगह मैंने 3/4 रख दिया, 3/4 या प्लस उधर जाके माइनस हो गया, यहाँ बटे 12 यहाँ बटे भी 12 बना सकते हैं। 3/4 में अगर ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं तो 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 9/12 लिख सकता हूँ। 12 तो हो गया, 23 में से 9 गया 14, 23 में से 9 गया 14, 14/12 आ गया जी 7/6, तो 14/12 7/6 आ गया 7/6, तो a प्लस सी 7/6 आ गया, a प्लस सी का मान 7/6 आ गया, a प्लस सी की वैल्यू कितना की सॉल्व करने पर 7/6 आ गई 7/6, ठीक है आप बोलोगे हाँ जी सर 7/6। सवाल में पूछा है c माइनस a किसके बराबर होगा, सवाल में पूछा है c माइनस a क्या आएगा, c माइनस a क्या आएगा आप बताओ। ये c और a का रेशियो, अगर c का मान 5 यूनिट है तो a का मान 2 यूनिट है, अगर c का मान, मुझे c और a की अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी, अगर c का मान 5 यूनिट है तो a का मान 2 यूनिट है, c का मान 5 यूनिट है तो a का मान 2 यूनिट है, तो c प्लस a क्या आएगा, c प्लस a आएगा 5 2 7, c प्लस a आएगा 5 2 7, ये रेशियो तो है, c का रेशियो 5 2 है, c का मान 5 है तो a का मान 2 है, c प्लस आएगा 7, 7 की वैल्यू 7/6 है, 7 की वैल्यू 7/6 है। सवाल में पूछा c माइनस a किसके बराबर होगा, तो c माइनस a किसके बराबर होगा, c माइनस a किसके बराबर आएगा बताओ जल्दी से, c माइनस a किसके बराबर आएगा। c का मान अगर 5 यूनिट है तो a का मान 2 यूनिट है, तो c माइनस a आएगा 5 माइनस 2 3, c माइनस a आएगा 3 यूनिट, आप बोलोगे आंसर 3 यूनिट, आप बोलोगे हाँ जी सर। 7 का मान 7/6 है 1/6 टाइम, अगर 7 यूनिट की वैल्यू 7/6 है 1/6 टाइम, तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 1/6 टाइम होगी, 3 यूनिट की वैल्यू भी 1/6 गुना होगी, यानी कि 1/2, तो c माइनस a 1/2 है, ये आंसर है ए ऑप्शन 1/2, खत्म। बढ़िया सवाल है, सी और ए की अलग अलग वैल्यू मत निकालो मेरे दोस्तों यहां पर, ओके सीधा उससे करने की कोशिश करो, रेशियो में ही सॉल्व। एक और सवाल लेंगे ऐसा ही, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 43, बनाओ करिए। देखो ये ऐसा ही सवाल है मेरे दोस्तों, ये ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करिएगा ठीक है ना, ये ऐसा ही सवाल है बस थोड़ा सा चेंज है, खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, ऐसा ही सवाल है ठीक है ना। आगे चलेंगे हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं अब, और इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप के 2 सवाल लेंगे। सवाल नंबर है 44 बनाए, क्वेश्चन नंबर 44, अच्छा क्वेश्चन है, आज की क्लास का 6th टाइप जी। द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 3 7 8, एक क्लास में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो, सॉरी 3 क्लास में, द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 3:7:8, 3 क्लास है अलग अलग, उनमें स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 3 7 8 है, 3 7 8। इफ 6 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास, यदि हर क्लास में 6 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो रेशियो 11:23:26 हो जाता है। अगर हर क्लास में 6 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं हर क्लास में, तो स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 11:23:26 हो जाता है, अगर हर क्लास में 6 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। तो आपसे पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लास बिफोर द इंक्रीज, वृद्धि से पहले तीनों क्लास में स्टूडेंट की कुल संख्या बताओ। स्टूडेंट बढ़ने से पहले कितने थे, 3 7 10 8 18, पहले 18 थे, 3 7 10 18, 18 का मल्टीपल ये नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन 18 के मल्टीपल हैं। तो बेटा सॉल्व तो करना पड़ेगा, सवाल सॉल्व तो करना पड़ेगा। हमने हर क्लास में 6 स्टूडेंट बढ़ाए, हमने इस क्लास में भी 6 स्टूडेंट बढ़ाए, दूसरी क्लास में भी 6 स्टूडेंट बढ़ाए, तीसरी क्लास में भी 6 स्टूडेंट बढ़ाए, रेशियो होगा 11:23:26। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सब पे ध्यान मत दो, दो ही क्लास पे ध्यान दो, डिफरेंस सेम होना चाहिए, दो ही क्लास पे ध्यान दो, देखो डिफरेंस सेम होना चाहिए, आप बताओ यहाँ कितने का डिफरेंस है, दो ही क्लास पे ध्यान दो, तीसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। या 3 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, या 11 23 के बीच में 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना भाई। अगर पहली क्लास में 6 बालक बढ़े, दूसरे में 6 बालक बढ़े, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। या 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 11 23 के बीच में 12 का डिफरेंस है, 4 12 को सेम करने के लिए ऊपर वाले रेशियो में 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर वाले रेशियो को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, बस सवाल सॉल्व, ठीक है ना। ऊपर वाले रेशियो को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24, 9 रेशियो 21 रेशियो 24। तो भैया यानी कि पहले स्टूडेंट का जो रेशियो था वो 9 21 24 था, बोलोगे हाँ सर। बताओ स्टूडेंट्स क्या हुआ, पहली क्लास में 9 से 11 हो गए, 2 यूनिट बढ़े, दूसरी क्लास में 21 से 23 हुआ, 2 यूनिट बढ़े, तीसरी क्लास में 24 से 26 हुआ, 2 यूनिट बढ़े। देखो गैप सेम बना दिया, यहां भी 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है, ऑटोमेटिकली 2 का गैप आएगा, तो किन्हीं भी 2 क्लास पे ध्यान दे दो, तीसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू है 6, यानी कि 3 गुना। तो स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे, 9 और 21 30, 30 और 34 54, स्टार्टिंग में 54 स्टूडेंट थे, 54 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, और 54 का 3 गुना आ गया जी 162 आंसर है ए ऑप्शन, स्टार्टिंग में 162 स्टूडेंट थे, बात समाप्त। तो आसान सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए हैं। अगला सवाल नंबर है 45, एक और सवाल ऐसा ही, एक और सवाल आपके सामने ऐसा ही बनाए। बोला है एक स्कूल में एक क्लास में 3 सेक्शन है, उनमें स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 5 7 8 है। करो जी। जी बाय टेकिंग एलसीएम डजंट मेक सेम, नहीं बेटा विनायक, डिफरेंस को सेम बनाना, डिफरेंस को बेटा, डिफरेंस को सेम बनाना, तो डिफरेंस को सेम बनाएंगे रिवर्स मल्टीप्लाई करके।
एक स्कूल में एक क्लास में 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 5, 7, 8 है। तीनों सेक्शन में 20, 25 और 40 स्टूडेंट को एडमिशन दिए जाने पर रेशियो 9, 12, 16 हो जाता है। तीनों सेक्शन में अलग अलग स्टूडेंट एडमिशन लिया, पहले सेक्शन में 20 ने, दूसरे में 25 में, तीसरे सेक्शन में 40 स्टूडेंट एडमिशन लिया, रेशियो हो गया 9, 12, 16। तो बोले नए एडमिशन के बाद स्टूडेंट की कुल संख्या बताओ। नए एडमिशन के बाद कितने स्टूडेंट है नए एडमिशन के बाद। देखो ऐसे सवाल में डाटा बैलेंस देगा, क्योंकि यहां पे अलग अलग बढ़ाएगा। आप देखो पहले सेक्शन में 5 थे, 5 से 9 हो गए, 5 से 9 हो गए तो कितने बढ़े 4, 4 की वैल्यू 20 दी है। दूसरे सेक्शन में देखो, दूसरे सेक्शन में 7 थे, 7 से 12 हो गए, कितने बढ़े 5, 5 की वैल्यू 25 दी है। तीसरे सेक्शन में कितने थे, तीसरे सेक्शन में 8, 8 से 16 हो गए, कितने बढ़े 8, 8 की वैल्यू 40 दी है। देखो 5 गुना वैल्यू दी है, 4 का 20 5 गुना है, 5 का 25 5 गुना है, 8 का 40 5 गुना है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई है 5। तो बोला नए एडमिशन के बाद स्टूडेंट की संख्या, नए एडमिशन के बाद पूछा, पुराने नहीं पूछा, नए एडमिशन के बाद स्टूडेंट की संख्या है 9, 12, 21 और 16, 37। तो 37 की यूनिट की वैल्यू पूछी है। वैसे भी आंसर 37 का मल्टीपल था, एक ही ऑप्शन 37 का मल्टीपल है डी। 37 की वैल्यू भी 5 गुना होगी 185 आंसर, 37 पंजे 185। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बनाए। 46 नंबर बनाओ बेटा। ठीक है, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सवाल हाल फिलहाल में काफी फेमस हुआ है। ये क्वेश्चन एमटीएस 2022 के पेपर में आया है और भी आईसीआर के पेपर में भी ये आया है। देखो, विकास गेव 3 एग्जामिनेशन, विकास ने 3 एग्जामिनेशन दिए। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन द रेशियो 3:5:6। ठीक है, विकास ने 3 एग्जाम दिए, विकास ने 3 एग्जाम दिए, उन तीनों एग्जाम में जो उसने मार्क्स स्कोर किए हैं उनका रेशियो 3:5:6। ये कौन कह रहा है, सवाल कह रहा है 3:5:6। विकास ने 3 परीक्षाएं दी, तीनों परीक्षाओं में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का संबंधित अनुपात 3:5 है। तीनों एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो 5:7:8 है। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 3 एग्जाम इज 5:7:8 है ना, यानी कि इन तीनों एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स का जो रेशियो है वो 5:7:8 है, 5:7:8। इन तीनों एग्जाम के अधिकतम मार्क्स का जो रेशियो है वो 5:7:8 है। बोला यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक हासिल किए हैं, यदि उसने कुल 50% नंबर प्राप्त किए हैं, अगर कुल उसके 50% नंबर आए तो पूछा है कितने एग्जाम में उसके 50% से ज्यादा नंबर आए हैं। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन। विकास भाई साहब ने 3 पेपर दिए, 3 पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 5:7:8 के रेशियो में। इन 3 पेपर में विकास ने जो स्कोर किया है, तीनों पेपर्स में वो 3:5:6 के रेशियो में है। बोला है विकास के कुल 50% नंबर आए, 50%, तो कितने सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा आए हैं। अब जरा एक बात सोचो मेरी, तीनों सब्जेक्ट के कुल मार्क्स कितने हैं, तीनों सब्जेक्ट के कुल मिलाकर 50% आए, तीनों सब्जेक्ट के कुल मार्क्स कितने हैं 5, 7, 12, 8, 20, तीनों सब्जेक्ट के कुल मार्क्स 20 हैं। 20 में से वो नंबर लाया कितने हैं 3, 5, 8, 6, 14, 20 में से 14 नंबर लाया है। तीनों सब्जेक्ट के कुल मार्क्स हैं कितने, तीनों सब्जेक्ट के जो कुल मार्क्स है, जो मैक्सिमम मार्क्स है 5, 7, 12, 8, 20 है। 20 में से कितना स्कोर किया उसने 3, 5, 8, 6, 14, 20 में से 14, तो 20 का 14 तो 70% होता है, 70%। लेकिन ये कह रहा है कि कुल 50% नंबर हासिल करें, 50%, तो 20 का 50% तो 10 होता है, ये तो 14 है। तो भैया पहले तो मुझे सवाल को बैलेंस करना होगा कि उसके तीनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 50% नंबर होने चाहिए। कुल मार्क्स जो है वो 20 है, 20 में से 50% नंबर बनने चाहिए, ये तो 14 बन रहा है। 20 का 50% 10 होता है, तो 14 बन रहा है। तो बैलेंस करना पड़ेगा, बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। 50% मतलब आधा, आधा बनाना पड़ेगा भाई, आधा। कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि आधा बन जाए। एक काम कर लेते हैं, ऊपर बना लेते हैं 70, नीचे बना लेते हैं 140। ऊपर बना लेते हैं 70, ऊपर 5 से गुणा कर देते हैं और नीचे 7 से गुणा कर देते हैं। देखो हो गया आधा। अगर नीचे 140 नंबर हैं, अगर टोटल नंबर 140 है तो 140 में से स्कोर कितना किया है 70। अगर टोटल मार्क्स 20, 70, 140 है, 140 में से स्कोर कितना किया 70, 140 का 50% होता है, 140 का आधा होता है 70। आप बोलोगे हाँ सर ये करना पड़ेगा, तो ऊपर तो 5 से गुणा कर दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 5 6 30, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 5 6 30। नीचे किससे गुणा कर दो 7 से, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। बोला कितने सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा नंबर आए, कितने सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा आए। अब एक एक सब्जेक्ट को देखो, मैंने बैलेंस कर लिया। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 140 है, 140 में से स्कोर कितना किया 70, 140 का 50% होता है 70। पहले सब्जेक्ट में 35 में से 15 नंबर आए हैं, 35 का 50%, 35 का आधा होता है 17.5, तो पहले सब्जेक्ट में 50% से कम है। दूसरे में 49 में से 25 आए, 49 में से 25, दूसरे में 49 में से 25 आए, 49 का आधा 24.5 होता है, 49 का आधा कितना होता है 24.5, लेकिन दूसरे में तो 25 नंबर आए हैं, 50% से ज्यादा है। तीसरा सब्जेक्ट 56 नंबर का है, 56 में से 30 नंबर आए, 56 का 50% 28 होता है, 56 का आधा 28 होता है, लेकिन तीसरे सब्जेक्ट में नंबर कितना है 30, तो 56 का आधा 30 होता है, 56 का आधा 28 होता है, ये 30 आए हैं, यानी कि 50% से ज्यादा है। यानी कि 2 सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा नंबर आए, 2 सब्जेक्ट में, यही आंसर है, बात खत्म। 2 सब्जेक्ट में 35 का आधा 17.5 होता है, 50% या 15 ही आए हैं, 50% से कम। 49 का आधा 24.5 होता है, 25 नंबर आए, 50% से ज्यादा है। 56 का आधा 28 होता है, 30 नंबर आए, 50% से ज्यादा है। 2 सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा लाया है। गजब का मेरे दोस्तों सवाल था, है ना।
बेहतरीन लेवल का, सभी बच्चे समझे हैं। आज इतना ही, बाय। सर रिप्लाई मुझे अस्थमा है, मैं कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करूं? सीजीएल की शिल्पा, सीबीआई और नार्कोटिक्स को छोड़ के आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, सभी में एलिजिबल हो शिल्पा। अस्थमा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सीबीआई और नार्कोटिक्स को छोड़कर। दैट्स इट। आज की क्लास खत्म।